अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। कम लागत में ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करने की तकनीकी, ड्रिप और मल्चिंग में मटर की खेती, एक सफल कृषक की कहानी, कम समय में उचित विकास के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों की आहार व्यवस्था, मशरूम की खेती कम लागत में अधिक फायदे की खेती है। यदि हम ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो इसे उगाने का अब सही समय आ रहा है, अतः इसे उगाकर अधिक लाभ कमाने के लिए किन किन वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर वेद रतन। किसान भाइयों, आप बहुत सारी फसलें लेते हैं, उसी में से मैं एक फसल जिसको मशरूम कहते हैं, इसकी खेती के बारे में भी आज आपसे बात करना चाहूँगा। और मशरूम की विभिन्न प्रजातियां वैसे तो हैं जिनकी खेती की जाती है, लेकिन इसमें एक प्रजाति ढिंगरी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लोरोटस प्रजाति कहते हैं, इसकी खेती बड़े ही सफलतापूर्वक इस मौसम में और अच्छा लाभ कमाया जा सकता है इसकी खेती करके। तो आइए आज हम आपको इसका महत्व, इसकी खेती करने के तरीके के बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जहाँ तक ढिंगरी मशरूम की खेती के या इस फसल का महत्व की बात है, देखिए मशरूम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ढिंगरी मशरूम की अगर आप खेती करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो समय बहुत कम लगता है, इसकी जो उत्पादन तकनीक है वो बहुत ही आसान है, और पूरे फसल के जो समय है वो 45 से 60 दिन में पूरी फसल इसकी ख़त्म हो जाती है। उत्पादन क्षमता इसकी जो जिसको बायोलॉजिकल इफिशिएंसी कहते हैं, ये 60 से 70% है कि नहीं। अगर 1 क्विंटल भूसा आप प्रयोग करते हैं तो 60 से 70 किलो मशरूम बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो स्वाद है वो भी विभिन्न तरीके से, इसकी जो रेसिपीज हैं, जो व्यंजन है, तमाम तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इसकी लागत और जो आय है वो अगर देखें तो आप 1 रुपया लगा करके 3 से 5 रुपया, अगर अच्छा प्रबंधन है तो 5 गुना तक इससे जो है आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अब आइए इसकी जो खेती की तकनीक है इसके बारे में आपसे चर्चा करें। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसकी खेती की तकनीक बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना होगा कि आप बढ़िया भूसा ले लीजिए, साफ सुथरा हो, जो सड़ा गला ना हो, साफ भूसा लेकर के उसको पानी में भिगो दीजिए। भूसे या पुआल की कुट्टी को पानी में भिगोने से पहले 100 लीटर पानी में 7 ग्राम कार्बेंडाजिम और 125 मिलीलीटर फॉर्मलिन मिला लें, जिससे मशरूम में कोई बीमारी न लगे। पूरी रात 10-12 घंटे के लिए पानी में भीगा रहा है, और इसके लिए चाहे इसको जूट के बोरे में भिगो सकते हैं या टैंक टब जो भी आपके पास साधन हो उसमें भिगो दीजिए। सुबह आप उसको निकाल कर बाहर रख दीजिए, जिससे कि उसका जो एक्सेस वाटर है, अतिरिक्त पानी निकल जाए। और मुट्ठी से दबा कर देखें, जब उसमें से मुट्ठी के बीच से, उंगलियों के बीच से पानी न निकले, यानी उसमें 68-70% जब नमी रह जाए, तो समझिए कि अभी बिजाई के लिए उपयुक्त हो गया है। इसके बाद जो मशरूम का बीज, जिसको स्पान कहते हैं, अच्छी प्रयोगशाला से, अच्छी जगह से ले लें। जिस मशरूम
मशरूम की जो भी प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लूरटस फ्लोरिडा हो या सजोर काजू हो, उसका बीज ले लें और बीज लेने के बाद उसको निकाल करके दाने दानों को हल्के उंगलियों के जोर से उसको अलग करके और भूसे में मिला दें। देखिए, इसमें बिजाई दर भी जानना आवश्यक है कि अगर 1 कुंटल आप भूसा लेते हैं तो उसके लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है। तो भूसे में अच्छी तरीके से मिला दें और मिलाने के बाद पॉलीथीन ले लें, सफ़ेद पॉलीथीन लें। सफ़ेद पॉलीथीन इसलिए ज़रूरी होता है कि जो फंगस की फफूंद की बढ़वार है वो दिखाई देती रहेगी आपको, बार बार बराबर दिखाई देगी। तो पॉलीथीन ले लें और उसमें इस भूसे को जिसमें आपने बिजाई कर दिया है इसको मिला के उसमें भर दें, अच्छी तरीके से टाइट करके भर दें, लगभग 80% हिस्सा। और जो 20% हिस्सा ऊपर का बचता है पॉलीथीन का, उसको अच्छी तरीके से बांध करके पॉलीथीन में जगह जगह साफ पेंसिल वगैरह कोई चीज़ मिल जाए उससे छेद बना के और फसल कक्ष में रख दीजिए। जो फसल कक्ष में इस समय इसका तापमान इसके लिए होना चाहिए वो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस का, और इस समय का जो तापमान है वो इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। कमरे में आप रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, कमरा बंद कर दीजिए और 8-10 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसमें जहाँ जहाँ उसका बीज पड़ा हुआ है उसमें सफ़ेदी आने लगती है और लगभग 20-22 दिन में पूरा थैला सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद फिर कमरे में आपको जो इसके लिए आवश्यक नमी है, कमरे की जो अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं, 75 से 80% बनाए रखना है और तापक्रम जो है 22-23 डिग्री से लेकर 25-26 डिग्री तक बनाए रखना है। इसके लिए कमरे में आप बोरे टांग दीजिए और उसको पानी से आप भिगोते रहिए। कमरा जो है सुबह शाम आप खोलिए, क्योंकि शुद्ध वायु का संचार भी इसके लिए आवश्यक है। वायु का संचार उसमें होगा तो 25-26 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो थैला सफ़ेद हो गया उसमें छेदों से मशरूम निकलने लगता है। तो पहली फसल उसको तोड़ लीजिए, इसके बाद पॉलीथीन को हटा दीजिए। कमरे में आप मॉइस्चर जो है बनाए रखिए पानी का छिड़काव करके और उसमें से फसल निकलती रहेगी। लगभग जो है ये फसल जो है 1.5 महीने तक निकलती है और आप मशरूम को तोड़ते रहिए। इस तरह से आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि 10 किलोग्राम भूसे से मिलने वाली आय और व्यय पर चर्चा करें तो 3 तुड़ाई से लगभग 10 किलोग्राम मशरूम प्राप्त होता है, जो कि 80 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बिकता है। इस प्रकार 10 किलोग्राम भूसे के एक बैग से 800 रुपए की कुल आय प्राप्त होगी। और लागत की बात करें तो 10 किलोग्राम के एक बैग पर 120 रुपए की लागत आती है। इस प्रकार प्रति बैग से शुद्ध लाभ के रूप में 680 रुपया प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर अपनी फसल का प्रबंधन करें और ढिंगरी मशरूम की खेती करें तो न केवल आप इसका खाने का स्वाद पाएंगे, इसको बाजार में बेच करके और अच्छा लाभ भी ले सकेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये मशरूम फ्रेश नहीं बिकता है, बच जाता है, तो इसको धूप में आप सुखा करके रख लें, पॉलीथीन में पैक करके रख लें और पूरे वर्ष जो है इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ढिंगरी मशरूम की खेती करना बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। ड्रिप और मल्चिंग में मटर की खेती, एक सफल कृषक की कहानी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मटर की खेती हरी फलियों के रूप में हमारे बहुत से किसान भाई करते हैं और कम समय और कम लागत में अच्छी आय भी कमाते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको झारखंड के एक प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि मटर की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर करते हैं और प्रति एकड़ क्षेत्र से लाखों आय प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी आमदनी मटर की खेती से कैसे प्राप्त करते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। झारखंड राज्य में जिला रांची के विकास खंड और मांझी में रहते हैं बैजनाथ महतो। इनका प्रमुख व्यवसाय है खेती। ये किसान कृषि में नई नई वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए खेती करते हैं। अभी इन्होंने मटर की खेती ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से की है, जिससे ये प्रति एकड़ लाखों आमदनी कमा रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आज मैं आप लोगों को मटर की खेती जो है सो कैसे करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और किसान बंधु मटर का खेती करके कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, तो आज मैं आपको मटर की खेती की एक सफल खेती की जानकारी जो है सो दे रहा हूं। किसान बंधु,
मटर लगाने का सबसे सही समय है आप अक्टूबर फर्स्ट वीक से 15 अक्टूबर तक अगर लगा लेते हैं तो उस मटर का आमदनी जो है सो उसका मूल्य बहुत अच्छा ही जो है सो किसान बंधुओं को जो है सो मिलता है। और लगभग मैं 4 एकड़ में मटर का खेती जो है सो किया हूँ। ये किसान मटर की खेती मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से करते हैं। साथ ही ये मटर की खेती में जैविक कृषि के उपायों को भी अपनाते हैं। तो इन्हें इस प्रकार से खेती करने में क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। ये जो आप मेरा खेत देख रहे हैं पूर्ण रूपे से जो है सो प्लास्टिक से ढका हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मैं मल्चिंग में जो है सो मटर का खेती जो है सो किया हूँ। किसान बंधु, अगर यदि आप सही ढंग से मल्चिंग से अगर यदि मटर का खेती करते हैं और ड्रिप इरिगेशन आपके खेतों में लगा हुआ है तो 5 से 6 केजी जो है सो मटर का जो है सो बीज जो है सो लगता है 1 एकड़ में। पौधों की दूरी जो है सो 1-1 फीट या 1.5 फीट की जो है सो रखें, इससे ब्रांच बहुत अच्छा निकलता है और बीज का भी जो है सो कम खर्च होता है, बीज भी जो है सो कम लगता है। और इसका जो है सो जो सबसे बहुत बड़ी बात है कि इसका जो मेंटेनेंस खर्च है मटर में, हमको उत्पादन खर्च जो है सो कम पड़ता है और मुनाफा जो है सो अच्छा होता है। या तो हमारे द्वारा जो खाद जो है सो जैविक अपने से भी कुछ बनाते हैं, उसका भी इस्तेमाल जो है सो अपने खेतों में करते हैं। तो मैं भी जो है सो जैविक खेती जो है सो मटर जो है सो जैविक रूप से लगाया हूँ। ये किसान सबसे पहले भूमि की तैयारी कर बेड का निर्माण करते हैं और उसमें ड्रिप लाइनों को बिछाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक पॉलिथीन बेड पर बिछाते हैं। तदुपरांत मटर की बोनी कतारों में करते हैं, जिससे प्रति एकड़ बीज मात्रा बहुत कम लगती है। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए ये किसान 5 से 6 किलोग्राम बीज का प्रयोग करते हैं। बीज को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवा से उपचारित करते हैं। बाद में बीज से बीज दूरी 1 फीट और कतार से कतार 3 फीट रखते हुए बोनी का कार्य करते हैं। इसके बाद मटर के अच्छे उत्पादन के लिए बैजनाथ महतो जी किस प्रकार उर्वरक प्रबंधन करते हैं, आइए जानते हैं। इसमें जो है सो बेसल डोज करीब केचुआ खाद जो है सो 1 टन जो है सो 1 एकड़ में 1 टन केचुआ खाद का प्रयोग किया। और ब्राउन गोल्ड एक जैव उत्पाद जो है सो है, जो कि बेसल डोज में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोग जो है सो जब रासायनिक खेती करते हैं तो फॉस्फेट, पोटास, यूरिया का जो आप लोग प्रयोग करते हैं उसके जगह में मैं ब्राउन गोल्ड का यूज करता हूं। ब्राउन गोल्ड प्रति एकड़ जो है सो 2 क्विंटल का जो है सो मैं प्रयोग करता हूं। नीम जी जो कि नीम का पाउडर है 10 केजी प्रति एकड़ उसका प्रयोग करता हूं। ह्यूमिक गोल्ड उसका भी 10 केजी प्रयोग करता हूं। और ह्यूमिक एसिड जिसका कि मैं 1 केजी प्रति एकड़ जो है सो उसका प्रयोग जो है सो करता हूं। फसल की बढ़वार सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए ये किसान ड्रिप के माध्यम से मौसम की स्थिति और भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए सिंचाई करते हैं। साथ ही ड्रिप के माध्यम से ही सूक्ष्म पोषक तत्वों और उर्वरकों का व्यवहार करते हैं। सिंचाई बंधु, मटर जब भी आप मटर लगाएंगे और ड्रिप इरिगेशन से, चूँकि प्रतिदिन जो है सो ये ठंडा का मौसम में मटर को प्रतिदिन सिंचाई नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 दिनों के अंतर में जो है सो हम सिंचाई जो है सो करते हैं। और इसके अलावे निकाय गुड़ाई का भी जो है सो ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही 8 से 10 दिनों में कुछ खरपतवार जो है सो हमारे खेतों में उग आते हैं तो उनका जो है सो देखभाल करना होता है। फर्टिगेशन में चूँकि हम जैविक खेती करते हैं, फर्टिगेशन में एक ट्रिगर नाम की दवा है जिसको कि एक बार फर्टिगेशन करने के बाद 40 दिनों तक कोई भी खाद जो है सो नहीं दिया जाता है। और कभी कभी जो है सो हम इसके अलावे जो है सो गोमूत्र का भी जो है सो प्रयोग करते हैं। इतना कुछ प्रबंधन करने के बाद भी फसल में बहुत रोग और कीटों का प्रकोप होता है। यदि फसल को अधिक हानि पहुंचाने वाले कीटों की बात करें तो इसमें रस चूसक कीट और फली छेदक इल्ली प्रमुख हैं, जिनकी शुरुआती रोकथाम हेतु ये जैविक कीटनाशी जैसे गौमूत्र और नीम आधारित दवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो है सो हर एक 8 से 10 दिनों के अंदर में जो है सो स्प्रे जो है सो करना पड़ता है, क्योंकि मटर की खेती में भी जो है सो बहुत सारा बीमारियां लगती है। जैसे कि आपका हो गया कीटनाशक भी लगता है, फफूंदीनाशक भी है, तो उसके लिए जो है सो जो बायो प्रोडक्ट है जो कि जैविक दवा है, एक बिग बॉस T20 और एक केम नाम की एक दवा है, उसका जो है सो प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है सो कभी कभी जो है सो हम लोग सल्फर का भी जो है सो प्रयोग जो है सो करते हैं।
इतने कुछ प्रबंधनों को करने के बाद बैजनाथ महतो जी को प्रति एकड़ कितना उत्पादन मिलता है और उनको इसकी खेती में लागत खर्च और आय कितनी होती है, आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान बंधु, चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जैविक खेती करता हूं और जैविक खेती करने में मुझे सबसे पहला तो हम मल्चिंग जो है सो लगाते हैं अपने खेतों में। तो 1 एकड़ में करीब करीब जो है सो 20,000 रुपया मल्चिंग का जो है सो खर्च जो है सो होता है। केचुआ खाद भी जो है सो 5,000 रुपया करीब करीब जो है सो केचुआ खाद का जो है सो लग जाता है। इसके अलावे बीज कम से कम जो है सो 1,000 से 1,500 रुपया जो है सो बीज में खर्च हो जाता है और करीब करीब लेबर में लगाने से लेकर के हार्वेस्ट तक में करीब करीब लेबर में जो है सो 30,000 रुपया जो है सो खर्च होता है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी करीब करीब 10,000 रुपया है। सभी मिला के लगभग 1 एकड़ मटर की खेती करने में लगभग 70,000 रुपया जो है सो खर्च जो है सो होता है। जैसा कि आप मेरा मटर का जो है सो खेत देख रहे हैं, अभी तक मैं इसमें जो है सो 6 तोड़ाई कर चुका हूं और लगभग जो है सो 6 टन उत्पादन जो है सो ले चुका हूं और आगे लगभग कम से कम 3 से 4 तुड़ाई और होगा, जिससे कि कम से कम 3 से 4 टन और जो है सो उत्पादन होगा। तो 10 टन अगर यदि आप मटर उत्पादन अगर यदि लेते हैं, आप उत्पादन कर लेते हैं अपने खेतों से, तो आप उसका अगर यदि एवरेज मूल्य भी निकालते हैं 20 रुपया 30 रुपया के हिसाब से भी, तो करीब करीब जो है सो आपको 2 लाख रुपया जो है सो टोटल जो है सो ग्रोस इनकम जो है सो वो होगा मटर के द्वारा। अगर यदि इसमें कुल खर्च अगर यदि घटा दिया जाए 70,000 रुपया, तो 1,30,000 रुपया जो है सो बचता है, जो कि शुद्ध मुनाफा जो है सो किसानों को जो है सो होगा। किसान बंधु, अगर उस 30,000 रुपया को भी अगर 1,30,000 में 30,000 को भी अगर यदि किसान हटा दे तो 1 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो 1 एकड़ मटर का खेती करके कमाया जा सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर। कम समय में उचित विकास के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों की आहार व्यवस्था। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। ब्रॉयलर पालन का व्यवसाय गांवों और शहरों में बहुत से लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए उचित आहार का प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि आहार पर ही अधिक खर्च होता है। अगर आहार प्रबंधन में लापरवाही करेंगे तो ये व्यवसाय घाटे में चला जाएगा। तो ब्रॉयलर के आहार प्रबंधन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं डॉक्टर SP सिंह त्यागी से। देखिए, मुर्गियों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक मांस वाली मुर्गियां और एक अंडा देने वाली मुर्गियां। जो किसान भाई हमारे शुरू में मुर्गी पालना चाहते हैं तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो जो है मांस वाली मुर्गियों से पालन शुरू करें, क्योंकि इनमें ये है कि हमारा पैसा जो है वो 6 हफ्ते में हमें शुद्ध लाभ जो है मिल जाता, जबकि जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं इनमें हमें लाभ मिलना जो शुरू होता वो 5 से 6 महीने बाद शुरू होता। तो इस तरह से अगर कम लागत से शुरुआत करनी है और जल्दी से हम पैसे का रिटर्न चाहते हैं तो उसमें जो है मांस वाली मुर्गियों से ही उनको शुरुआत करनी चाहिए। बाद में जब इसमें वो परफेक्ट हो जावे तो तभी जो है अंडा देने वाली मुर्गियों पे जाना चाहिए। इसको आहार की दृष्टि से मांस वाली मुर्गियों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक स्टार्टर जो 0-3 हफ्ते तक का राशन होता और दूसरा जो है फिनिशर जो है 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक होता। और 40 से 45 दिन में आपको इन मुर्गियों को जो है हर हालत में बेच देना है, क्योंकि अगर इसके बाद आप रखेंगे तो वो जो है दाना ज़्यादा खाएंगी और उनका वज़न कम बढ़ेगा और जिससे आपका जो है घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो 0 से 3 हफ्ते जो हम रखेंगे, जिसको हम स्टार्टर फीड कहते हैं, इसमें जो है हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम 21% प्रोटीन की मात्रा हो और रेशे की मात्रा जो है
वो 4% से कम हो, और जो हमारी ऊर्जा है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो जो है 2900 किलो कैलोरी पर केजी जो है कम से कम उस राशन की हो। इस तरह का राशन हमें जो है इन मुर्गियों को देना है। 3 हफ्ते के बाद जो है हम जिसको फिनिशर राशन कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोटीन की मात्रा 1% कम कर देते हैं, तो 20%, और जो रेशा है हमारा वो जो है 4 के बजाय 4% से कम रखने के बजाय हम 5% तक कर देते हैं कि भाई 5% से कम रहना चाहिए। और एनर्जी की मात्रा हम इसमें बढ़ा देते हैं, 2900 की जगह 3000 किलो कैलोरी हम इसमें पर केजी रखते हैं। इसमें हमारा 75 से 80% जो खर्चा है वो जो है खाली उनके आहार पे ही खर्च होता। तो आहार में हमें बहुत सावधानी रखनी है, और कोई भी किसान भाई जो है कैलकुलेट कर सकता है कि भाई उसने इतने बच्चे रखे हैं, तो जितने बच्चे रखे हैं 42 दिन में लगभग 4 किलो दाना वो खा जाएंगे। तो 4 किलो के हिसाब से उसको जो है उतना ही दाने का अपना इंतजाम रखना है। अगर घर पर राशन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें कई तरह की चीज़ें जो हैं मिलानी पड़ती हैं कि भाई इसमें अनाज हैं जो हमारी प्रोटीन की जगह है, हम इसमें सोयाबीन मील इस्तेमाल करते हैं, 8 से 10% हम फिश मील भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, और थोड़ी सी जो है सिंथेटिक लाइसिन और खनिज मिश्रण जो है वो 1 से 2% हम रखते हैं, और नमक जो है वो भी 1 से 2% मुर्गियों के राशन में रखते हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जब हमारे चूजे शुरू के होते हैं 1 दिन के बच्चे, सबसे पहले जब बच्चे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको 8 से 10% जो है चीनी का घोल का पानी जो है उनको देते हैं। फिर उसके 24 घंटे बाद हम दाना देना शुरू करते हैं, और इसको हम अखबार पे जो है बिछा लेते हैं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो किसी फीडर से नहीं ले सकते। और ये काम हम जो है 8-10 दिन तक करते हैं। उसके बाद जो है फीडर्स में हम दाना भरते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी फीडर को जो है आधे से ज़्यादा ना भरें, कि जिससे जो है हमारे दाने का नुकसान कम से कम हो। और इस तरह से जो है अगर वो मांस वाली मुर्गियों का उत्पादन करेगा तो एक मुर्गी पे उसे जो है 20 रुपये, 15 से 20 रुपये जो है आसानी से बच जाएंगे 40-42 दिन में जो है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पाली खुर्द इटावा के रणजीत सिंह ने। आपने गन्ने के साथ गेहूं की सहफसली खेती के लाभ पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भाइयों, हम कुछ सहफसली खेती के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं कि गन्ने के साथ सहफसली फसल कौन कौन सी ली जा सकती है। वैसे तो अमामम जो है लाही अर्ली हम बोते हैं, अगर माह अक्टूबर में तो लाही के साथ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर लेट वैरायटी हम बोते हैं तो गेहूं के साथ गन्ने के साथ गेहूं की खेती बढ़िया से हम लोग कर लेते हैं। 90 सेंटीमीटर की 2 लाइनों के बीच में 3 लाइनों में 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर गेहूं की बुआई हम लोग करते हैं, जिससे जो है गेहूं का फसल और गन्ने की खेत की कटाई से पहले गेहूं की कटाई हो जाती है, और इसके बाद हम लोग किनारे उसकी निराई गुड़ाई भी आराम से हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना जो है गन्ने के साथ जो लागत लगती है वो गेहूं के लागत से हम लोग यील्ड से पैदावार से हम लोग निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग की पैदावार जो है गन्ने और गेहूं का मिलके उसके 1.5 गुना जो है हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग गन्ने के साथ गेहूं की खेती भी कर लें तो मेरी जो बीज की ज़मीन जो 90 सेंटीमीटर बच रही है उससे हम लोगों की पैदावार के रूप में कुछ पैसे अर्न के रूप में हम लोग कमा लेते हैं,
और पैदा कर लेते हैं, तो गेहूं भी मिल जाता है और गन्ना की भी उपज हम लोग आराम से प्राप्त कर लेते हैं। किसान भाइयों, गन्ने के साथ गन्ने की खेती में तो मान लीजिए एक वैरायटी का हम लोग उपयोग करेंगे, कोई भी वैरायटी चाहे 5125 हो, यूपी 05125 हो, CO 0238 हो, चाहे CO 0118 हो, वो तो हम लोग बोल लेते हैं। गेहूं की वैरायटी है PBWD 2967 है, इस समय आई है। PBW 32 जो है 3267 भी है, जो हम लगाए हैं पीछे 3267 है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 343 हुआ, चाहे ये जो है 373 हुआ, जो भी वैरायटी हम लोग इसके साथ कोई भी वैरायटी का उपयोग हम करके अच्छा आमदनी, अच्छे कमाई जो कर सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ, पॉली हाउस में टमाटर की खेती करने की तकनीक और लाभ। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।